हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग टारगेट सीटेड 22 के सीरीज के अगले वीडियो में है, यानी तीसरा वीडियो में है। इससे पहले आपको 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास जो क्वेश्चन है ये 2021 दिसंबर सेशन का मैथ का एक सिटिंग का एक क्वेश्चन है। आज हम इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करेंगे और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा सॉल्यूशन कैसा रहा। अपने आप को जांचने का यह सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो फिर आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। कहता है फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चेंग, स्नेह और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106वीं पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। तो वे सभी जिस समान, यहाँ देखिए समान लिख दिया दोस्तों, देखिए ये समान होगा, जिस समान संख्या पर कूदेंगे वह कौन सी संख्या होगी। देखिए आपका ऑप्शन है 112, 114, 124 और 142। ईमानदारी पूर्वक पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। और आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें 3 दोस्त हैं। पहला है आपका चेंग, दूसरा है स्नेहा और तीसरा है सलीम। तो चेंग दोस्तों कहाँ पर है, 83 पर है। स्नेहा किस पर है, 94 पर है, 94 पर है। और सलीम दोस्तों कहाँ पर है, 106 पर है। चेंग जो है प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है, प्रत्येक 7वीं। तो 93 से 7 कहाँ होगा बताइए, सॉरी 83 से 7 कहाँ होगा, 90 होगा। 90 के बाद दोस्तों 97 होगा, तो शॉर्ट में लिखते हैं 97 होगा, ठीक है ना। 7 7 जोड़ने पर 97 के बाद दोस्तों कितना होगा, यहाँ 3 जुड़ेगा 104 हो जाएगा, फिर 111 हो जाएगा, फिर 118 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ो 132 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ो 139 हो जाएगा, फिर जब 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना जाएगा 7 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। भाई ऑप्शन तो मैच कोई नहीं कर रहा, देखते बना के आ रहा आगे। स्नेहा जो कूदती है वो स्नेहा कूदती है प्रत्येक 5वीं पर कूदती है। तो 5वीं कूदी तो 99 होगा, फिर 104 होगा। उसके बाद देखिए अगला दोस्तों हो जाएगा आपका 104 के बाद फिर 5 कूदेंगे तो 109 हो जाएगा, फिर 5 कूदेंगे तो 109 5 14 114 हो जाएगा। फिर दोस्तों उसका हो जाएगा 5 कूदे तो 119 हो जाएगा, फिर 5 124 हो जाएगा, फिर 5 कूदेंगे तो 129, फिर 5 134। इस प्रकार से वो आगे बढ़ेंगी, 5 संख्या कूद रही है। और सलीम कूद रहा है प्रत्येक 4थी, तो 106 के बाद सीधे 4थी को तो 110, उसके बाद फिर 114, उसके बाद फिर जो कूदेगा 118, फिर 122, फिर 126, 130। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। देखिए इसमें डाटा कहीं मिसिंग तो नहीं है भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 114 मैचिंग कर रहा है, यहाँ 104 मैचिंग कर रहा है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन में ही डाटा जो है दोस्तों गलत दिया हुआ है। डाटा कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक किया गया है, क्योंकि इसमें जो है जब हम लोग इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों को आगे हम कुदाना शुरू करते हैं तो देखिए स्नेहा और सलीम में मैच कर रहा है, स्नेहा और चेंग में मैच कर रहा है, लेकिन तीनों में मैच करने वाला कोई भी संख्या हमको आगे नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन दोस्तों 142 तक ही है। अगर हम 142 तक ले जाते हैं, देखिए ये तो यहाँ तक पहुँच ही गया है, ये भी 34 तक पहुँच गया है, तो ये प्रत्येक कितना कूद रहा है, 5 कूद रहा है, तो ये 139 हो जाएगा अगला, फिर 144 होगा अगला, और ये कूद रहा है प्रत्येक 4 पे, तो ये 134, उसके बाद दोस्तों 138, उसके बाद 142। देखिए मैच कहीं नहीं कर रहा है, मैच या तो 104 में करता या तो 114 में करता, ठीक है। यानी इसका आंसर 114 में ही होता, समझ गए कि इसका आंसर भी आपको 114 ही में भी दिया गया होगा।
लेकिन इसमें कहीं डाटा मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बनाना कैसे है ये सवाल आप समझ गए अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कहता है एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, फुल स्टॉप। यदि लड़कों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल के सभागार में, यानी कि जहां मीटिंग हॉल में भी हो सकता है, मीटिंग हॉल में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सभागार है, ध्यान समझिए कैसे बनाना है इसको। कोई सभागार है, उसमें जो लड़की की संख्या है दोस्तों, वो है आपका 2/7। अब यहीं पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे आगे बढ़ें कि हमको एक्स नहीं मानना पड़े, प्रोसेस नहीं लगाना पड़े और आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखिए, नीचे का दिया गया मान आप हमेशा कुल मान मानेंगे। कुल मान यानी कि रियल वैल्यू, टोटल वैल्यू, जो आप कह लें अंग्रेजी में, ठीक है। इसका मतलब कि सभागार में टोटल कितना आदमी होगा, 7 में से लड़की कितना दोस्तों, 2। तो अब बेवकूफ बच्चा भी बता सकता है कि लड़का बराबर 5। कोई दिक्कत? अगर टोटल संख्या 7 सभागार में, लड़की 2, तो लड़का दोस्तों कितना है, 5। अब देखिए, लड़का और लड़की यहां लिखते हैं बॉय और गर्ल, ये हो गया 5 बॉय और गर्ल हो गया 2। तो देखिए बॉय कितना अधिक है बताइए, बॉय अधिक है 3 भाग अधिक है बॉय। इसलिए यहाँ पे दिया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 111 अधिक है। तो भैया लड़का जो है 3 भाग ज्यादा है, तब ना 111 ज्यादा दिख रहा है। आप सोच के देखिए, आपके कक्षा में अगर यदि 5 भाग लड़का हो और 2 भाग ही लड़की है, तो 3 भाग लड़का अधिक दिख रहा है, और इसलिए लड़का का संख्या भी ज्यादा दिखाया जाएगा। तो 3 भाग जो ज्यादा लड़का है, इसी कारण से 111 लड़के ज्यादा है। तो 3 भाग का मान 111, 3 से काटो भाई, 3 तिया 9, 2 बच गया 1, 7 तिया 21, यानी 1 भाग का मान दोस्तों कितना आ गया, 37। क्या पूछा गया कि विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं, यानी बॉयज की संख्या पूछा गया। तो बॉयज का संख्या जो होगा दोस्तों, वो होगा 1 भाग का मान 37, और लड़कों की संख्या 5 भाग है, 7 × 5 = 35, 5 तिया 15 और 3 18, कुल 185। ऑप्शन नंबर देखिए 4 में आपका दिया गया है, कुल 185 लड़के होंगे। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो, दोबारा हम समझा देते हैं, वह देख लीजिए बढ़िया से। सभागार में लड़कियों की संख्या 2/7 है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मान भिन्न में दिया जाए, तो भिन्न में जो हर होता है, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर, तो हर का मान ही रियल वैल्यू होता है या कुल मान या टोटल वैल्यू होता है। तो यहाँ कुल मान का मतलब है सभागार में उपस्थित विद्यार्थी। तो 7 विद्यार्थी सभागार में है, उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो 5 दोस्तों लड़का होगा। अगर 5 भाग लड़का है और 2 भाग लड़की है, तो लड़का तो एकदम साफ साफ दिख रहा भैया कि 3 भाग ज्यादा है। लड़का साफ साफ दिख रहा है कि 3 भाग ज्यादा है, इसलिए लड़का का संख्या 111 भी ज्यादा है। तो 3 भाग का मान 111, 1 भाग का मान काटने पर आया 37। तो बॉयज का संख्या पूछा गया लड़कों का, तो 1 भाग का मान 37, तो लड़का भाई 5 भाग है, 37 को 5 से गुना करेंगे, 185 आपका उत्तर है। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और ईमानदारी पूरा बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप बना पाए थे, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 30, 36, 24 और 42। देखिए इसमें एक नाम दोस्तों है भाजक। भाजक को बोलते हैं आप डिविजर, भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को दोस्तों बोलते हैं आप रिमाइंडर। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या है। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप हमेशा जो हम आपको विधि बता रहे हैं, इस विधि से चलिएगा। यहाँ भाजक होता है दोस्तों, और यहाँ पर भागफल होता है, और अंतिम में आपका यहाँ पर शेष बचता है, और यहाँ पर आप किसी संख्या को भाग करते हैं। इसी को कहीं कहीं भाज्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? भाज्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड। शेष का मान आपको दिया हुआ कितना दोस्तों? 6 है। देखिए अब कहता है कि भाजक जो है दोस्तों, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, इसका ये 6 गुना है, और
शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। सोचिए अगर शेष आपको 6 दिया गया है, अगर हम 2 गुना करेंगे तो 12 तक पहुंच जाएंगे। अगर हम शेष का 2 गुना करेंगे कहाँ दोस्तों पहुंच जाएंगे? भाजक, क्योंकि भाजक कह रहा है कि हम शेषफल का 2 गुना है और भागफल का 6 गुना है। तो अगर हम शेषफल का 2 गुना कर दिए कहाँ पहुंच गए? भाजक के पास पहुंच गए। अब देखिए भाजक कहता है कि हम 6 गुना है भागफल से, तो भैया भागफल के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जो बंदा कह रहा है, भाजक जो कह रहा है कि हम 6 गुना है, वो खुद ही अपना मान दे रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि भाजक भागफल का कितना गुना है वो दिया रहे और भाजक के पास जो मान है वो पता चल जाए, तो भागफल निकालने के लिए भाजक के मान को उतना बटा कर दीजिए जितना गुना वो हो रहा है। 6 गुना हो रहा था भाजक, तो भागफल बटा 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि भाजक 10 गुना हो जाए तो भागफल बटा 10 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से काट लीजिए, देखिए मान आपका आएगा 2। अब संख्या निकालने का देखिए एक टेक्निक होता है, आप जानते हैं कि भाजक गुने भागफल, तो भाजक 12 और गुने 2 भागफल, और जुड़ता क्या दोस्तों? शेष 6। आप पढ़े हुए हैं, भाज या संख्या बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 12 दूना 24 और 6 30। ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। समझने में कोई कष्ट नहीं हो रहा आप लोग को? ठीक है, कमेंट करते रहिए। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है आपको ये सेशन तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम सामने आने वाला है तो उस समय लोगों को सबको फायदा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बहुत ही बेसिक सा सवाल दिया गया है जो कि आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा? तो जब भी आप छोटी संख्या बनाएं तो सबसे पहले दोस्तों क्या करें, आप 1 लेंगे। तो 1 अंक हो गया, अब बचा 3 अंक, तो बाकी 3 अंक आप 0 चिपका देंगे तो ये 4 अंक का बन जाएगा, जो कि होगा सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या में 0 और 1 से ही बनाया जाएगा, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 99 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0। अब यहाँ बचा था 10 के पास 9 बचा हुआ था, ये 9 आके उतर गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 901। समझने में कोई दिक्कत दोस्तों जरूर बताइए, कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वाह, अगला क्वेश्चन तो भैया बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसा देखा गया सीटेट के 21 के एग्ज़ाम में कि हर एक सीटिंग में ये सवाल आपको मिला है। देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया गया है और सवाल है कि एक मार्केटिंग करने का सवाल है भैया। आप जाते हो सब्जी मंडी, वहाँ आंवला, भिंडी, बैगन, आलू, टमाटर खरीदते हैं, उसका रेट होता है, आप उसको अलग अलग माप से खरीदते हैं, कोई आधा केजी, कोई 1.5 किलो, कोई 2.5 किलो, कोई 250, कोई 100 ग्राम। अब उसको कितना पैसा देना है, कितना लौटाना है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। अमूमन हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है आंवला, बैगन, भिंडी, आलू, टमाटर, प्याज, सबका रेट दिया गया है। आंवला 120, 60 है, बैगन, भिंडी है 45, आलू है 38, टमाटर है 42 और प्याज है 22। ध्यान दीजिए ऊपर देखिए लिखा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी 120 रुपया प्रति किलोग्राम आंवला है और बैगन का दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब देखिए मार्केटिंग कैसा किया गया है। कहता है रामू ने 250 ग्राम आंवला, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, 250 ग्राम आंवला लिया है। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। उसके बाद जो है 3/4 केजी बैगन लिया है। उसके बाद 1 केजी भिंडी लिया है, 1 केजी भिंडी। उसके बाद 2.5 केजी दोस्तों क्या लिया है, आलू, 2.5 केजी आलू लिया है। उसके बाद 1.5 केजी 1.1/2 केजी टमाटर लिया है। उसके बाद दोस्तों फिर से लिया है 1.5 केजी प्याज लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया है कि उसने दुकानदार को 400 रुपया दिया है, तो अब उसे कितना वापस किया जाएगा, ये आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
एक ऑप्शन कटा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपका ये तीनों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप में से कई लोगों को ये दिक्कत होता होगा कि भाई हम 100 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे, 50 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सवाल तो आपको खैर केजी में 1.5, 2, 3 ऐसे दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर 100 ग्राम का भी दाम आपसे पूछा जाएगा। चलिए आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 35 रुपया प्रति किलोग्राम कोई वस्तु है, अब आपसे पूछा कि 100 ग्राम का दाम बताइए, ठीक है। तो आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या इस 35 में कोई जीरो है दोस्तों? नहीं है जीरो। जब 35 में जीरो नहीं है तो 100 ग्राम का जब आप दाम निकालोगे तो इसमें अपने से एक अंक के बाद पॉइंट मार दोगे, ठीक है। अपने से एक अंक के बाद पॉइंट मार दोगे और लास्ट में जीरो लगा दोगे, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट मार के अंतिम में जीरो लगा दोगे, ये निकल जाएगा आपका 100 ग्राम का दाम 3 रुपया 50 पैसा। अब मान लीजिए ऐसा होता कि 170 रुपया प्रति किलोग्राम कोई वस्तु दिया होता, हमको इसका 100 ग्राम का दाम पूछा होता, ठीक है। तो 100 ग्राम का दाम पूछेगा जब और जीरो रहे तो ये जीरो को आप दोस्तों क्या करेंगे, हटा देंगे। जीरो को आप जब हटा देंगे तो जो मान बचेगा वही आपका 100 ग्राम का मान होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा आप कुछ और क्वेश्चंस को घर में डील कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए 120 रुपया किलो है आंवला और 250 ग्राम मात्र लिया है आंवला। तो 250 ग्राम का दाम दोस्तों कैसे निकालते हैं? 1 केजी में, 1 किलो में कितना 250, 4 गो 250 होता है ना। तो दिया गया दाम को बटा 4 कर दीजिएगा तो आपको 250 का मान निकल जाएगा, ठीक है, 250 ग्राम का। तो 120 रुपया किलो है, अगर उसको हम बटा 4 करेंगे तो 250 का दाम आंवला का 30 का निकलेगा। बैगन देखिए 3/4 केजी है, 3/4 केजी को याद रखिएगा दोस्तों, बोलते हैं 750 ग्राम। कितना ग्राम दोस्तों? 750 ग्राम। कैसे? 3/4 को जब आप 1000 ग्राम से गुना करोगे, क्योंकि वो केजी में दिया है तो ग्राम में चेंज करने के लिए 4 से काटोगे तो दोस्तों ये होगा 250। तो 250 गुने 3 750, यानी कि 3/4 केजी। अब आप ध्यान रखना है सब इस सब बातों को कि 3/4 केजी मैंने पौने किलो होता है 750 ग्राम। तो 750 ग्राम बैगन है, यानी 1 केजी का दाम अगर 60 रुपया है तो बताइए 250 ग्राम का दाम कितना होगा? बटे 4 करो भाई, 15 होगा ना। 15 टका में 250 होगा तो 750 ग्राम दोस्तों 45 टका में होगा। तो यहाँ बैगन का दाम 45। भिंडी 1 किलो है तो भिंडी का दाम तो 45 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आलू दोस्तों आपका 2.5 किलो है और आलू का दाम दोस्तों 38 है। तो 2.5 किलो मैंने 1 किलो का 38, फिर 1 किलो का 38 और फिर 1 किलो आधा किलो का 19 जोड़ दो। 9 8 17, 17 और 8 25, हाथ में 2, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, यानी कि आलू का दाम दोस्तों 95 रुपया हो गया। टमाटर दोस्तों आपका है 1.5 केजी। देखिए यहाँ 1 केजी का दाम 42 है तो 1.5 किलो आप लिए हैं तो 42 टका 1 किलो का और आधा किलो का 21 टका, ठीक है। कितना हो गया बताइए? 63। तो यहाँ लिखो दोस्तों 63। और प्याज दोस्तों आपका फिर 1.5 किलो है तो 22 टका प्याज है, तो 1.5 किलो का दाम तो 1 किलो का 22 और आधा किलो का 11, 33 टका। अब इन सबको जोड़ना होगा, इन सबको जोड़िए। 5 5 10, 5 15, 15 और 6 21, हाथ में 2, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 यहाँ पे आ गया 311। अब सोचो दुकानदार को उस व्यक्ति ने 400 रुपया दिया है और 311 रुपया उसका बिल बना है, तो कितना घुमा के देगा भैया बताओ? 89 रुपया घुमा के देगा, 89 देगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपका उत्तर दिया गया है। समझ में आ रहा आपको कैसे बनाया गया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने एक रीजनिंग का सवाल दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़िएगा। कहता है इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा, यानी अगर उस संख्या को आप जो दिया गया है आपका वर्ड सब, अगर इसको आप आधा घुमा भी दोगे तो दोस्तों वो क्या होगा? सेम पढ़ा जाएगा, उसके पढ़ने में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पहले आप लोग ये बताओ भाई कि आधा कैसे घूमता है? आप जहां पर हैं बैठे हुए सोचिए कि आधा कैसे घूमता होगा। क्वेश्चन आप देख लिए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं आधा कैसे घूमते हैं। हम सामने आ जाते हैं। अभी हम आपके सामने हैं,
जब हमको आधा घूमना होगा, देखिए पूरा घूमना होगा, तो हम पूरे घूमते हुए आपके तरफ आ जाएंगे फिर से। ये हुआ पूरा घूमना। और आधा घूमना में क्या होता है कि हम बोर्ड की तरफ होते, ऐसे होते, तो ये होता आधा घूमना। इसका मतलब आधा घूमना का मतलब होता है सीधा 180 डिग्री। पूरे घूम गए तो 360 डिग्री, आधा घूमे तो 180 डिग्री। अब देखिए आपके पास जो जो दिया हुआ यहाँ पे दिया है जूम, फिर दिया है स्विम्स, उसके बाद दिया है HOW हाउ, फिर है SIX 6। तो अगर यदि आप पूरा पलट दोगे यानी आधा घुमाओगे, तो आधा घुमाओगे ना दोस्तों, तो ये ऐसे होकर के ये M यहाँ आ जाएगा और ये Z यहाँ चला जाएगा। उस तरह से देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, ये SM यहाँ W, ये W दोस्तों फिर से M बन जाए, सॉरी W वहाँ चल जाएगा, ओहो ये S ये घूमेगा तो MW बन जाएगा, ये I और WM बन जाएगा और फिर यहाँ S आ जाएगा। ये देखिए ये W दोस्तों कितना M बन जाएगा और ये O हो जाएगा, और अच्छा यहाँ पर M नहीं ये W बन जाएगा, ठीक है, और ये O और ये H हो जाएगा, ठीक है। ये X तो X ही रहेगा, I रहेगा, और S आपका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, Z बन जाएगा। तो अब आप बताओ कि आधा घुमाने पर 180 घुमाने पर, तो 180 घुमाना दोस्तों मतलब होता है कि उल्टा कर देना। तो उल्टा करने पर अभी भी देखिए स्विम को स्विम ही पढ़ा जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्विम, ठीक है, स्विम्स। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और रीजनिंग का कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है, फुल स्टॉप। जगत जो कि स्टूडेंट होगा उत्तर देता है यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देंगी, मैंने पूरा कवर कर देगा। तो जगत की कक्षा की ऊंचाई क्या है, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, 7.4, 6.9, 5.8, 9.6 मीटर। आप सोच के देखो कि सवाल क्या किया गया है। सवाल किया गया है कि जैसे ये एक बहुत बड़ी इमारत की ऊंचाई दी गई है, ये आपका इमारत है अलग अलग, ठीक है, ये सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 828 मीटर। अब जगत जिस कक्षा में पढ़ता होगा वो एक ऐसी जो है इमारत है, कक्षा है। अब इसकी कुछ तो ऊंचाई होगी भाई, लेकिन वो कहता है कि ऐसा अगर हम 120 एक के ऊपर एक कक्षा लगा दें तो वह इस पूरे इमारत को ढक सकता है। तो पूछ रहा है कि एक कक्षा का ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए तो अगर यदि पूरा ढक दिया यानी 120 जो कक्षा है वो पूरे इमारत को ढक रहा है, तो एक कक्षा की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे इमारत के ऊंचाई को 120 से हम भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक इमारत का ऊंचाई, क्योंकि सारी इमारत की ऊंचाई लगभग सेम दिया गया होगा। तो 828 को अगर हम 120 से भाग करेंगे तो देखिए, तो पहले 4 से काट के 4 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 तिया 18, 9 तिया 27, 69 बटा 10 यानी आपका मान आएगा 6.9 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 2 में दिया गया है। तो समझ में आया दोस्तों कि क्या ये कहानी है। मान लीजिए कि मेरी जो ऊंचाई है, मेरी ऊंचाई कुछ है, कुछ सेंटीमीटर मान लीजिए मीटर में दिया हो, और कहा जाए कि ऐसे कई ईंटा लगाया गया, मान लीजिए 50 ईंटा लगा दिया गया या 30 ईंटा लगाया गया और मेरे ऊंचाई को ढक दिया गया, तो एक ईंटा की जो है कितनी ऊंचाई होगी। तो क्या करेंगे, हम पूरे अपने ऊंचाई को 30 या 20 जो ईंटा लगेगा उससे भाग कर देंगे, तो एक ईंटा की ऊंचाई हमको सामने निकल आएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक सवाल जो कि आपको मतलब क्या कहते हैं फालतू का नंबर दिला सकता है, वो सब सवाल दिया गया है, लेकिन बस दिमाग आपको शांत रखना, अस्थिर रखना है कि ये सब सवाल कैसे बनाया जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहता रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है।
फुल स्टॉप। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई हैं? आपका ऑप्शन है 20, 15, 25 और 5 सेंटीमीटर। 2-3 नाम इसमें दिया गया है, एक रीता, एक आपका तनु है और एक आपका रिहाना है। ठीक है, रिहाना। ठीक है, सबसे पहले हमको जो है रीता का दिया गया है कूद 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तनु का स्थान जो है दूसरा रहा है और वो रीता से 20 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर ही रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे 20 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर तो रीता था, 20 सेंटीमीटर कम कहाँ आ जाएगा? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। रिहाना जो है वो तनु से 5 सेंटीमीटर कम कूदती है, यानी रिहाना जो कूदती है 3 मीटर और 5 कम करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो आप सोच के देखो, रिहाना 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर और रीता जो फर्स्ट पे है वो कितना है? 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो अगर यदि रिहाना को यहाँ पहुँचना होता, अगर रिहाना को वहाँ पहुँचना होता तो बस 3 और 3 तो बराबर है ही, बस 40 और 15 में फ़र्क पड़ रहा है। तो 15 को 40 बनाने के लिए और 25 सेंटीमीटर की छलांग रिहाना को लगाना पड़ेगा, तो ये नंबर 1 पे पहुँच सकती थी, है ना। तो आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मज़ा आ रहा है आप लोगों की नहीं? समझ में आ रहा कि सीटेट का जो क्वेश्चन लोग इतना जो हल्ला उड़ाया है दोस्तों कि बहुत टफ था, बहुत टफ था। टफ क्वेश्चन नहीं था, बस क्या था कि आप बेसिक नहीं पढ़े, आप जो है मैथ पे काम नहीं किए, आप वही पुराने ढर्रे से मैथ को पढ़ते चले गए, कॉन्सेप्चुअल मैथ को नहीं पढ़े, ट्रिक पे ध्यान दिए हमेशा, इसलिए आप गड़बड़ा गए। अगर आप मैथ को, रियल मैथ को मैथ की तरह अगर पढ़ते तो आपको परेशानी कभी नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? सवाल आप देख चुके हैं, आप देखिए बोर्ड पे कैसे बनाना है। ये आपका आयत है जिसका मांग हो रहा है और एक वर्ग है जिसकी भुजा दोस्तों कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का सभी भुजा समान होता है, आप ये जानते हैं, सभी 2 सेंटीमीटर करके हो जाएंगे। और जो आयत है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि ये आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का एरिया दोस्तों होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 48। और अगर हम इस तरह का, देखो सवाल क्या कहता है, पहले सवाल समझो। इस वर्ग को, इस तरह का ये वर्ग, यहाँ पर कितना वर्ग इसमें चाहिए कि ये पूरा का पूरा आयत बनाया जा सकता है? कितने वर्ग चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो भैया एक वर्ग का निकाल लेते एरिया और एक वर्ग का एरिया निकाल लेंगे। ये पूरे एरिया में से अगर हम भाग कर देते हैं एक वर्ग के एरिया से, तो ये पता चल जाएगा कि इस वर्ग के बराबर इसमें कितने टुकड़े आ सकते हैं, है ना, कितने टुकड़े आ सकते हैं। जितना टुकड़ा आएगा उतना वर्ग उसमें चिपका देंगे, तो ये पूरा आयत हमारे सामने बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ से संख्या निकालेंगे, किसका? वर्ग का संख्या कितना चाहिए। लेकिन वर्ग का पहले एरिया निकाल लो भाई। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। तो संख्या निकालने के लिए आयत का पूरा एरिया को आपको 4 से भाग करना होगा, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कुल 12 वर्ग की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका ये जो आयत है, जो डिमांडिंग, जो रिक्वायर्ड है, वह आयत आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला सवाल कहता है 1 मीटर का 3/4 बराबर है, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। दोस्तों 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। एक बार हम इस पर क्लास देंगे आप लोग को कि कैसे हम इकाइयों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर बराबर दोस्तों कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का 3/4, तो 4 से काटोगे 25 और 25 तो ये 75, यानी 3/4 बराबर 75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 देखिए आपका दिया गया है, वही आपका उत्तर होगा। समझ में आ रहा दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कहता है रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है, फुल स्टॉप।
यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है? अंतर कितना है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यदि हम यहाँ पे स्पीड देखें तो स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है 13 मिनट। एक काम करते हैं, टाइम को हम आवर में कर देते हैं, तो आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा? मिनट को 60 से भाग करना होगा। और देखिए आपका ऑप्शन आप गौर करेंगे सारा का सारा मीटर में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि दूरी निकालने के लिए होता है स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना दोस्तों? 6, टाइम है आपका 13/60। यहाँ से काटोगे 10 बार में, यानी आपका जो दूरी निकला वो 13/10 किलोमीटर, 13/10 किलोमीटर। लेकिन क्या आपका ऑप्शन किलोमीटर में है? नहीं है। तो आपको ऑप्शन दोस्तों चाहिए मीटर में। तो आप बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? बताओ दोस्तों। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अगर हम इसको किलोमीटर के पास 1000 रख दें, 1000 रख दें, तो ये पूरा पूरा क्या बन गया? मीटर बन गया। यहाँ से ये कटेगा, 1300 मीटर की दूरी होगा इस बच्चे का घर से स्कूल का। समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब आपके पास एक जो है सीरीज दिया गया है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ऐसे करते हुए n का मान क्या होगा? अब देखिए ऑप्शन दिया गया है कि n का मान 0 होगा जब n एक सम संख्या होगा। अब 2 होगा n का मान जब n एक सम संख्या होगा, -2 होगा जब n एक विषम संख्या होगा, 0 होगा जब n एक विषम संख्या होगा। आप ईमानदारी पूर्वक अटेम्प्ट मार लीजिए। अब हम सवाल को बनाते हैं और आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 2 - 2 + 2 - 2 क्या को दिया है जी? 3 3 6 ठो, फिर +2 - 2, ये चला गया है n तक। बहुत कुछ नहीं करना, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बस 2 ही मुद्दा है भैया कि विषम या तो सम। विषम या तो सम लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप पहले ध्यान दो यहाँ पर। अगर इतना ही लेते हैं तो इतना में ही देखिए संख्या सम है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या मैंने सम है ना। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया। तो n बराबर अगर यदि सम होगा तो मान दोस्तों कितना आएगा? 0, क्योंकि सब कट जाएगा। लेकिन अगर हम विषम लेते हैं, 5 तक ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 तक ही लेते हैं, ये वाला छोड़ना पड़ेगा। अगर हम 5 तक ही लेंगे, ठीक है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, सॉरी ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगर यदि हम 5 तक ही लेते हैं, रेड कर लेते हैं, अगर यहीं तक ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5 हुआ ना, तो ये प्लस माइनस ये तो बच गया भैया, +2 बच गया। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर विषम लोगे तो -2 आना चाहिए। नहीं भाई, +2 आ रहा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ था कि अगर यदि आप n का मान विषम लेते हैं तो -2 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और n का मान अगर विषम लोगे तो 0 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 0 कब आ रहा है? जब हम सम ले रहे हैं। तो इस अनुसार से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इसको देख के डरना नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है जिसमें क्रमशः 20 लीटर, देखिए बड़ा जो बाल्टी है, बाल्टी में दोस्तों क्या आ रहा है? 20 लीटर। और उसके बाद कह रहा है कि एक छोटा गिलास में दोस्तों कितना आ रहा है? 250 ml। और एक बड़ा गिलास में कितना आ रहा है? 400 ml। अब क्वेश्चन पढ़िए। एक बाल्टी, एक गिलास, छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है जिसमें क्रमशः 20 लीटर, 250 ml और 400 ml नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21
बड़े गिलास नींबू पानी बेचे तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है। ठीक है, यानी बाल्टी में कुल कितना दोस्तों है 20 लीटर जो है पानी आपका है। अब छोटा गिलास कितना बेचा गया है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा गिलास बेचा गया है 45 गिलास और बड़ा गिलास बेचा गया है दोस्तों 21। गुना करते हैं, 25 पंचे 125, हाथ में 12 और 25 चौक 100, 100 और 12 112 और एक जीरो यहाँ पर था। इतना दोस्तों हो गया आपका ml। इसको 21 से गुना करते हैं तो 4 गुने 1 4 और 4 दूनी 8 84 और 2 ठो जीरो, ये हो गया आपका ml। तो 100 ml बराबर कितना दोस्तों होता है, अगर हम ml को या फिर लीटर को अगर 100 से गुना कर दें तो वो ml में आता है। तो उसी प्रकार से ml को अगर हम 100 से गुना भाग कर दें तो वो दोस्तों आ जाएगा लीटर में, सॉरी 1000 से अगर हम 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम इन सबको 1000 से भाग कर दें, जैसे इसको भाग कर देंगे 1000 से, इसको भाग कर देंगे 1000 से, ठीक है, देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 11.250 लीटर और ये बन जाएगा दोस्तों 8.400 लीटर। यानी कुल जो उसने बिक्री किया है, अब इसको जोड़ देते हैं पूरा बिक्री को, कुल बिक्री किया है 0 5 4 2 6 और 11 8 19 लीटर 650 ml का बिक्री किया है। यानी अगर यदि हमको देखना है कि बाल्टी में कितना बचा होगा तो 20 लीटर, ठीक है 20 लीटर, उसमें 19.650 हम घटाएंगे तो भैया 350 ml बन जाएगा, घटा के देख लेना। ठीक है, क्योंकि 650 और उसको बनाना है 1000 तो 350 ml बचेगा, घटा के देख लोगे। 0 5 में 5 गया, 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, यहाँ तो खत्म हो गया, 19 कट गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 यही आपका सही उत्तर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सवाल किस ढंग से बनाया जा रहा है, एकदम बेसिक जीवन से जुड़ा हुआ। एग्जामिनर चाहता है कि जो मास्टर जी हैं उसको बेसिक मैथ आना चाहिए, मैथ का ज्ञान उनको होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सवाल। आइए भाई, एक सवाल आपका जो है आयु संबंध से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। सवाल दोस्तों कहता है 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी होगी, मनीषा की वर्तमान आयु क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें एक नाम दिया है मनीषा और इसमें स्थिति दिया है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक दिया है और एक दिया है 6 वर्ष और उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष बाद दिया है जी, 10 वर्ष बाद दिया है और एक दिया है 6 वर्ष पूर्व। इसको हटा के लिखते हैं 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि पूर्व मने होता है भूतकाल और बाद में दोस्तों होता है बाद वाला वर्ष कब आएगा, 5 साल बाद कब होगा, आने वाला समय में। तो भूतकाल रखेंगे पहले और भविष्यकाल रखेंगे आगे बाद में। ठीक है, तो कहता है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है। तो 6 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु मान लेते हैं x, अगर 6 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु, सॉरी 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ दोस्तों हो जाएगा 5 गुनी 5x। तो मनीषा की वर्तमान आयु क्या है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में अंतर दोस्तों कितना है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु जो है वो आप x मान रहे हैं, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए कि 6 साल पहले से 10 साल बाद जाना है। सोचो 6 साल पहले से 10 साल बाद जाना है, तो 6 साल पहले से पहले आप वर्तमान आओगे, तो 6 साल पहले से जब वर्तमान आओगे तो आपको 6 साल बढ़ना पड़ेगा और अभी से 10 साल बाद जाओगे यानी कि 10 साल और बढ़ना पड़ेगा। तो 6 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 16 साल का आपको अंतर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक के आयु में, यानी 5x और x इन दोनों के आयु में अंतर दोस्तों 16 वर्ष का है। तो यहाँ हो जाएगा 4x का मान 16, 4 से काटोगे तो x का मान 4। आपसे क्या पूछा गया कि मनीषा की वर्तमान आयु क्या है।
एक काम कीजिए, यहाँ पे रखिए 4, x का मान 4 आया। तो सोचो 6 साल पूर्व अगर मनीषा 4 साल की थी, 6 साल पूर्व अगर मनीषा की आयु 4 साल थी, तो भैया वर्तमान में 6 साल बढ़ा करके आना पड़ेगा ना, तो 10 साल की होंगी अभी मनीषा। सोच के देखो ना भाई, 6 साल पहले मनीषा अगर यदि 4 साल की थी तो अभी कितना होगा भाई, 10 साल का होगा ना। 6 साल पहले 4 साल की थी मनीषा, तो अभी कितना दोस्तों हो जाएगा, 10 साल की हो जाएंगी। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ये कोई सिंपल सवाल नहीं है। तो आपका सीटेड ये भी जांच कर रहा है कि बच्चों को कितना मैथ आ रहा है, चेक किया जाए, ठीक है। तो जो बच के बढ़िया से आपका चैप्टर जो है बढ़िया से चेक किया जा रहा है। देखिए आपको 1-2 सवाल और आपको देते हैं, जैसे पेडागोजी का आपको हम 1-2 झलक दिखाते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह का सवाल पेडागोजी में किया गया है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5 से क्वेश्चन दिया गया, एनसीएफ जिसको बोलते हैं, एनसीएफ। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। सूत्रों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। चौथा कहता है गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो आप में से कई लोग एनसीएफ 2005 को अच्छे से नहीं समझे होंगे। दोस्तों एनसीएफ 2005 पर हम एक बेहतरीन वीडियो बनाए हैं, आपको हम उसका लिंक डाल देंगे, उसको आप देखिएगा, ठीक है। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित को प्राथमिक स्तर से ही, यानी शुरुआत से ही बच्चों के जीवन में जोड़ना या उसको पाठ्यक्रम में जोड़ना, उसका एक ही उद्देश्य है कि वह बच्चा यह अनुभव कर सके कि गणित का जो रोल है, गणित का जो भूमिका है, उसके जीवन के हर एक पड़ाव पर है। चाहे वो टॉफ़ी खरीदने जाए, किसी बच्चे से जो है कोई चीज़ टॉफ़ी लेने जाए, कुछ खेलने जा रहा है तो गिनती वहाँ करना पड़ रहा है, खाने जा रहा है तो वहाँ भी जो है 1 कोर खा रहा है, 2 कोर खा रहा है, वहाँ भी काउंटिंग हो रहा है। यानी कि बच्चों को ये एहसास कराना होता है कि गणित आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और गणित को उसको उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए। और यह अध्यापक की भी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को जो गणित वो पढ़ाए वो उसके सामान्य जीवन से जोड़ के पढ़ाए, ताकि वह बच्चा जब अपने जीवन में कहीं पर ऐसी गतिविधि को देखता होगा तो उसको ये महसूस हो कि भाई गणित तो यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, गणित खेल कूद में है, गणित हमारे घरेलू काम में भी है, गणित हमारे मार्केट जाने पर भी है, गणित को शॉपिंग करने में भी है, गणित लड़ाई करने में भी है, 1 थप्पड़ मारेंगे 2 थप्पड़ मारेंगे, है कि नहीं। तो हर जगह पर गणित छुपा हुआ है। ये बच्चों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि वो गणित के प्रति उसका रुचि काफ़ी अच्छा डेवलप हो। अब गणित के प्रति ही रुचि डेवलप क्यों होना चाहिए, क्योंकि गणित अगर किसी बच्चे का अच्छा हो जाता है तो वह किसी भी विषय को समझने में काफ़ी सरलता से वो सीख सकता है। क्यों, क्योंकि गणित में यह एक बहुत बड़ा प्रकृति होता है कि गणित जिस बच्चे के अंदर में गणित का अच्छे से विकास हो जाता है, उस बच्चे के अंदर में तार्किक क्षमता, लॉजिकल जो कैपेसिटी होता है, लॉजिकल वैल्यू जो होता है, वो बहुत ज़्यादा विकास कर जाता है। इसलिए गणित पढ़ाना अनिवार्य होता है। इस तरह से इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको हम जितने पेडागोजी क्वेश्चन हैं, सिटिंग बाय सिटिंग जैसे भी आपको मैथ करवा रहे हैं वैसे पेडागोजी क्वेश्चन भी करवा देंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी आपका एग्जाम था दूर है, पहले हम सारे मैथ क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर एक एक करके आपको हम पेडागोजी क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे। और डिस्क्रिप्शन के पूरा साथ कि भाई बाकी तीनों ऑप्शन का क्या त्रुटियां हैं, ये जो आंसर हो रहा है वो आंसर क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट का हमको बेसब्री से वेट रहता है, इंतजार करते हैं हम कि आपका क्या मार्क्स आया है, कितना आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।